हेलो फ्रेंड्स, टेक ट्यूटर की एक और नई वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो हम इसमें कोड लिखते हैं, उसके अंदर जो 1 बाय 1 लाइन का एग्जीक्यूशन होता है और फिर हमें इस टाइप से आउटपुट उसका मिल जाता है। पर क्या हमें ये कोड बनाते समय कुछ डेटा चाहिए होता है? बिल्कुल, हमें जो डेटा चाहिए होता है हम उसको स्टोर करते हैं वेरिएबल्स में। तो वेरिएबल क्या होते हैं? हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए एक जो जगह है वो आप बोल सकते हैं कि वेरिएबल है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप लोगों ने जब मैथ्स पढ़ा होगा 6, 7, 8, 9, 10 में, तो आप लिखते होंगे सपोज x इज इक्वल टू 100। तो ये जो x होता था ये क्या होता था? ये आपका यहां पर एक वेरिएबल है जावा में। हम ये मान के चल रहे हैं कि x के अंदर 100 स्टोर है। फिर हम क्या करते थे? x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो हमारी x की जो वैल्यू है वो हो जाती थी 110। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या होती है? आपकी चेंज होती रहती है। तो वेरिएबल आपके पास में एक ऐसा स्टोरेज है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? वैल्यू चेंज कर सकते हैं और उसका आपने एक नाम दे दिया x। अगर सपोज मैं लिखूं 5, तो ये क्या है आपका? ये है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू जिसकी कभी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। लाइक अगर मैं लिखूं कि 5 को मैंने मान लिया 100, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हमें पता है कि 5 की वैल्यू हमेशा और हमेशा 5 रहने वाली है, ना इससे एक कम ना इससे एक ज्यादा। तो ये हमें समझ में आ गया कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। अब हमें वेरिएबल क्यों बनाना पड़ता है? क्या हम सीधा यहां पे लिखें x और इसके अंदर वैल्यू डाल दें तो क्या ये वर्क करेगा यहां पर? नहीं, जावा में आपको पहले ये बताना पड़ता है कि ये किस तरह का है, यानी कि इसका टाइप क्या है, ये किस डेटा टाइप का है। अब डेटा टाइप क्या होता है? तो डेटा टाइप हमारे पास में, हम पहले डेटा के बारे में बताते हैं कि हम किस तरह का डेटा इसमें स्टोर करने वाले हैं। लाइक अगर मैं बोलूं कि मेरा नाम टेक ट्यूटर है, तो टेक ट्यूटर जो है वो यहां पर अगेन एक वैल्यू है जो कि कहीं पे हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू टेक ट्यूटर। तो क्या ये लिखना कंपलसरी है? बिल्कुल, ये लिखना कंपलसरी है, क्योंकि हमें जब मेमोरी के अंदर लोकेशन रिजर्व करनी होती है तो हमें ये बताना होता है कि कितनी मेमोरी हमें यहां पर चाहिए होगी किसी भी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। अगर मेरे पास में इंटीजर है तो वो ये मान के चलेगा कि यहाँ पे कोई नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है, आपका कोई भी वैल्यू 9, 8, 7 ये कोई वैल्यू है अगर तो ये आ सकती है। तो इसको ये आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू आ सकती है। ऐसे ही हमारे पास में करेक्टर्स भी होते हैं, बुलियंस भी होते हैं। इनको हम आगे 1 बाय 1 देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंपल मैं आपको यहां पे एक छोटी सी चीज बता देती हूँ। करेक्टर जैसे कि ABCD हो गया, या आपका 1, 2, 3, 4 भी करेक्टर में स्टोर किए जा सकते हैं। तो अभी तो आप बता रहे थे कि यहां पर ये जो होगा न्यूमेरिक वैल्यू जो होंगी वो इंटीजर में आएंगी, और अभी ये बात हो रही है कि ये हम करेक्टर में भी डाल सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, आगे आने वाले वीडियोस में ये सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। अभी के लिए बस ये है कि करेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं, हम इंटीजर्स स्टोर कर सकते हैं, यानी कि हम कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं इस टाइप का। अगर हमें कोई डेसिमल नंबर स्टोर करना हो, जैसे कि मेरे को लिखना है 100.05, अगर ये वैल्यू मेरे को स्टोर करनी है तो हम ये भी स्टोर कर सकते हैं, पर इसको स्टोर करने के लिए हमें अलग डेटा टाइप यूज में लेना होगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे अभी हम वेरिएबल के बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं। तो वेरिएबल के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, ये लोकेशंस है मेमोरी के अंदर जिनमें हम कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास में इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, एक नेम, एक टाइप और एक वैल्यू। जैसे मैंने आपके सामने लिखा था int x इज इक्वल टू 100, तो ये क्या है? ये इसका टाइप है। x क्या है? ये इसका नाम है।
और 100 क्या है, 100 है आपकी वैल्यू। तो ये 3 चीजें आपको चाहिए होती हैं। पहले आप टाइप बताते हैं, फिर आप उसका एक नाम रखते हैं, फिर आप उसमें एक वैल्यू प्लेस करते हैं। अब अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो जावा में एक्चुअली 3 टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। इनको भी हम अभी समझते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। डिक्लेयरिंग क्या होता है और इनिशियलाइजिंग क्या होता है। जब हम किसी भी वेरिएबल को यूज करने वाले होते हैं तो हम उससे पहले लिखते हैं इंट एक्स। अगर मैं यहां पे इसकी वैल्यू ना दूं, सिंपल मैंने लिखा इंट एक्स, इसका मतलब हमारे पूरे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं ये एक एक्स आएगा जो कि किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। अगर आप इसके अंदर डाल देते हैं वैल्यू, जैसे मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 10, तो ये हो गया यहां पर इनिशियलाइजेशन। तो हमारे पास में जो जावा है वो एक स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब आपको कोई भी वेरिएबल यूज करने से पहले हर हालत में आपको उसको डिक्लेयर करना ही होगा। जैसे कि यहां पे डिक्लेयर का आपको दे रखा है इंट माई एज, स्ट्रिंग माई नेम, बुलियन इज टायर्ड। ये 3 हमने एग्जांपल देखे कि हम कैसे किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी अगर आपको ये चीजें थोड़ी अजीब लग रही हैं तो कोई बात नहीं, इनको हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये डेटा टाइप क्या होते हैं। सिंपली अभी आपको ये चीज क्लियर है कि हम एक टाइप बताएंगे और हम बताएंगे एक नाम जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। अब जो कि हमने बनाया था, जैसे यहां पे मैंने बनाया इंट माई एज, तो यहां पे अगर मैं साथ में ही लिख देती हूं 20, तो ये हमने क्या कर दिया, इसके अंदर इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू को। जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो भी इस तरह के से आप क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप पहले बना लेते हैं इंट एक्स और बाद में लिखते हैं x इज इक्वल टू 10, तो ये भी आपका वैलिड तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का और इनिशियलाइज करने का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेरिएबल के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड के अंदर अभी बताया था कि हमारे पास में यहां पर इंस्टेंस, स्टैटिक और लोकल 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। इनको समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। हमारे पास में जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि यहां पे हमारे पास में होता है क्लास। जैसे कि मैंने क्लास बना ली स्टूडेंट, और इसमें हमारे पास में कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि स्टूडेंट का नेम हो सकता है, उसके एज हो सकती है, उसके मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक स्टूडेंट क्लास में 3 चीजें हमने डाल दी। जब हम इसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम बनाएंगे इनके कोई भी स्टूडेंट टाइप। आप स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 भी बना सकते हैं, या फिर आप उनके नाम से भी बना सकते हैं। आप उनके क्लास या रोल नंबर के साथ में मिक्स करके एक यूनिक आइडेंटिटी बना करके भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे इजीली समझ में आए तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ नाम ले लेती हूँ, जैसे कि सोहन, रमन, गीता। अब सोहन का क्या नाम है, उसकी एज क्या है, उसके मार्क्स क्या है। इसके लिए यहां पे मेमोरी में 3 जगह बन जाएंगी, जिसमें कि नाम, एज और मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे ही रमन के लिए भी मेमोरी के अंदर 3 चीजें बन जाएंगी, और यहां पे गीता के लिए भी 3 चीजें इस टाइप से बन जाएंगी। तो ये जो जगह होती है मेमोरी में, जहां पे कि किसी पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट के लिए कोई जगह बनाई जाती है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ऐसे ही आपके पास में अगर एक होते हैं हमारे पास में स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, अगर मैं इनके साथ में यहां पे एक बना देती हूं स्टैटिक वेरिएबल जो कि है स्कूल नेम, हम ये मान के चल रहे हैं कि इन सभी का स्कूल नेम सेम है, तो ये आपका जो इंस्टेंस वाली जगह है जहां पे कि आपके ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी एलोकेट की जाती है, वहां पे नहीं बनते। इसके लिए एक अलग मेमोरी एलोकेट होती है जिसके अंदर आपका स्कूल नेम सेव हो जाता है। ठीक है, इस तरह से यहां पे आपने इसके अंदर स्कूल का जो भी नाम है वो यहां पर इसके अंदर सेव कर दिया। तो स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो हर किसी के साथ में, हर ऑब्जेक्ट के साथ में
नहीं बनता है, ये अलग से बनता है, लेकिन इसको ये सभी ऑब्जेक्ट्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। परंतु अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है, ये इसको करना चाहे तो भी पॉसिबल नहीं है, ये इसको करना चाहे तो भी पॉसिबल नहीं है। इस तरह से यानी कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे की मेमोरी के अंदर क्या वैल्यूज हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकते, पर ये तीनों ही ऑब्जेक्ट्स आपके जो स्टैटिक वेरिएबल है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है आपके लोकल वेरिएबल्स की। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई कोड बनाया, ब्लॉक बनाया, जैसे कि इफ के अंदर यहां पे कंडीशन दी और ये ब्लॉक बनाया और यहां पर आपने लिख दिया इंट x इज इक्वल टू 100, तो ये जो वेरिएबल बनेगा ये बनेगा आपका लोकल वेरिएबल, जो कि इन्हीं पैरेंथेसिस के बाद में यहां पे आते ही क्या हो जाएगा, आपका एक्सेस इसकी खत्म हो जाएगी, इसको कहीं पे भी आगे आप इसको यूज में नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास में मेथड्स के भी ब्लॉक होते हैं, मतलब कुल मिला के अगर हम इस टाइप से कोई भी पैरेंथेसिस लिखते हैं और उसके अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं, इनको छोड़ करके, किनको, इंस्टेंस को और स्टैटिक को, आपने यहां पे लिखा कोई भी वेरिएबल, तो वो आपका जो वेरिएबल होगा वो होगा लोकल वेरिएबल, जो केवल और केवल उसका जो एक्सेस करने की जगह होगी, उसका स्कोप होगा, वो केवल इतना ही होगा, इसके बाद में आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो आइए इनको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके पास में इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये होता है क्लास के अंदर हम इसको बनाते हैं और ये आपका इंस्टेंस स्पेसिफिक होता है और ये शेयर नहीं किया जाता है इंस्टेंसेस के बीच में। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, ये सारे के सारे सोहन, रमन, गीता, ये इंस्टेंस वेरिएबल है और ये एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल वो होता है एक सिंगल कॉपी जिसकी बनती है और ये शेयर किया जाता है सारे के सारे इंस्टेंसेस के बीच में, और इसके लिए जो मेमोरी होती है वो कहाँ पे मिलती है, अलग से मिलती है, और आपकी ये जो क्लास बनती है उस समय ही इसकी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। एक और चीज, ये कभी भी लोकल नहीं हो सकते हैं। तो पिछले एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ये था हमारा स्टैटिक वेरिएबल जिसको कोई भी इंस्टेंस क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स जो कि आप किसी ब्लॉक में लिखते हैं या किसी मेथड में लिखते हैं, ये होते हैं आपके लोकल वेरिएबल्स। और लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकते हैं। जैसा कि यहां पर भी हमने देखा था कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो लोकल नहीं हो सकते और जो लोकल होते हैं वो स्टैटिक नहीं हो सकते। ये हमने एग्जाम्पल यहां पर देखा था कि हमने अपने किसी ब्लॉक के अंदर यहां पर ये बनाया है, तो ये इस ब्लॉक के अंदर जो रहेगा ये रहेगा आपका लोकल वेरिएबल। ये आपके किसी मेथड में भी हो सकते हैं, यानी कि किसी भी टाइप के ब्लॉक के अंदर ये वाले वेरिएबल हो सकते हैं। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसके ऊपर इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक और लोकल वेरिएबल के ऊपर एक और वीडियो भी आएगी, पार्ट 2 इसका, जिसमें कि इनके कहाँ पे मेमोरी लोकेशन होती है, कैसे इनको यूज में लिया जाता है, ये सारा का सारा पार्ट एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी केवल इतना समझना जरूरी है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम इनको कब कब बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स की। तो हमने अभी देखा कि अगर हम लिखते हैं इंट x इज इक्वल टू 100, तो ये क्या है, हमारा इंट जो है वो डेटा टाइप है किसका, इस वेरिएबल का, जो कि ये बताता है कि मेमोरी के अंदर इसको कैसे स्टोर किया जाना है और अगर एक्सेस किया जाता है तो कैसे इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब जैसे कि हमारे पास में मेमोरी के अंदर सारी की सारी चीजें 1010 मशीन कोड के अंदर क्या रहती है, स्टोर्ड रहती हैं, यानी कि करंट ऑन, करंट ऑफ, करंट ऑन, करंट ऑफ। तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो वैल्यू यहाँ पर है, स्टोर करी हुई वैल्यूज हैं, इनको हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है। लाइक कि इसको 100 में बताना है या फिर इसको कोई ये करेक्टर है, ये करेक्टर है या फिर क्या है, ये आपका कोई भी स्ट्रिंग है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमें बताता है ये डेटा टाइप।
जो कि हमें बताएगा कि जो हमारा डेटा स्टोर्ड है वो किस टाइप का है। यहां तक आपको क्लियर है। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे पास में, नंबर हो सकते हैं, यानी कि इंटीग्रल जो होते हैं पार्ट्स वो हो सकते हैं आपके पास में, हमारे पास में डेसिमल हो सकते हैं। डेसिमल इंटीजर जैसे कि 100, 5, 500, 497, ये सारे इंटीजर्स। डेसिमल 10.5, 10168.80, ये सारे क्या हो गए आपके डेसिमल पार्ट्स। एक हमारे पास में होता है बूलियन। बूलियन के अंदर हम रख सकते हैं केवल और केवल दो वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स। और ये हमारे पास में कंडीशन चेक करने के लिए काम में आता है। अगर हम कोई कंडीशन चेक करने वाले हैं तो हमें ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट मिलेगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे बूलियन। इसके अलावा हमारे पास में हो सकता है कोई भी करेक्टर। तो ये हमारे पास में क्या रहेंगे, डेटा टाइप्स रहेंगे। और इसके अलावा जो हम क्लास बनाएंगे, एरे बनाएंगे और भी सारी चीजें बनाएंगे, तो जावा में ये सारे के सारे क्या होते हैं, डेटा टाइप्स ही होते हैं। बस केवल ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग के मैं आपको बता रही हूँ, ये वाली जो चीजें हैं ये सारी की सारी क्या है आपके प्रिमिटिव हैं, और ये जो होंगे आगे जो हम इनको बनाएंगे ये आपके नॉन प्रिमिटिव होंगे। ठीक है, इनको और समझ लेते हैं अच्छे से। तो डेटा टाइप्स इन जावा में हमारे पास में जो मैंने अभी आपको बताया प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है आपके बेसिक, बिल्कुल जो बेसिक लेवल की अगर आप बात करेंगे तो ये हमारे पास में डेटा टाइप बेसिक लेवल के हो गए ये वाले। और इसके अलावा यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव जो मैंने अभी आपको बताया था, स्ट्रिंग, एरे या कोई भी चीजें जो अभी आपको बताएंगे अभी आगे, तो इनके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनके ऊपर सभी के ऊपर आपको क्लासेस मिलेंगी। अभी बस आप ये देख सकते हैं कि हम कोई भी क्लास बना रहे हैं तो वो नॉन प्रिमिटिव में आएगा। प्रिमिटिव के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था जो इंटीजर्स होते हैं जैसे कि 100, 5, 500, ये वाली जो वैल्यूज होती हैं ये इंटीजर के अंदर सेव होती हैं। अब इसमें हमारे पास में चार होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। इनको हम क्यों अलग अलग बनाते हैं इसके बारे में भी अभी हम बात कर लेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है आपका, जिसमें कि डेसिमल पार्ट्स आते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ 100.50, तो यहां पे जिसमें भी डेसिमल पार्ट आ जाएगा वो आपका या तो फ्लोट में सेव होगा या तो डबल में सेव होगा। ऐसे ही करेक्टर, कोई भी करेक्टर AEIOU जो ये आपके वोवल्स होते हैं, ABCD 1 2 3 4, कोई भी ये वाले करेक्टर्स ले लीजिए आप, स्टार, मतलब कोई भी एक करेक्टर, सिंगल करेक्टर किसी भी टाइप का, ये सारा का सारा एक ही करेक्टर, बस केवल एक करेक्टर ये आपका सेव हो पाएगा इसमें। बुलियन, बुलियन आपका क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स। तो अब आप कहेंगे कि अभी स्टार्टिंग में तो हम स्ट्रिंग की भी बात कर रहे थे, तो वो स्ट्रिंग इसमें नॉन प्रिमिटिव में क्यों है, क्योंकि वो क्या है, एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि करेक्टर्स का अरे है। एरे जो होता है वो जावा में किस टाइप से ये स्ट्रिंग के अंदर थोड़ा सा अलग रहता है, वो हम स्ट्रिंग की क्लास में अच्छे से देखेंगे। अभी आप केवल और केवल इतना समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई स्ट्रिंग सेव करनी है, कोई भी स्ट्रिंग, तो वो आप इसमें सेव कर सकते हैं। आप ये एक बार डेटा टाइप की तरह यूज में ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास में टोटल प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास में ये वाले 8 हो गए। ये आठों के आठों हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, जिनको कि हम यूज करना देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज करते हैं और इसमें कैसे कौन कौन सी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास में आता है बाइट। बाइट आपका 1 बाइट साइज इसका बता रहे हैं कितना होगा, शॉर्ट का 2 बाइट होगा, इंट का 4 बाइट होगा। ये होगा आपके सारे के सारे कितने कितने बाइट आप इसके अंदर यूज में लेंगे स्टोर करने के लिए। यहां पे आपको पता चल रहा है कि क्या उनकी रेंज रहेगी, यानी कि कितनी वैल्यू से कितनी वैल्यू तक आप इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। ये जो फ्लोट और डबल हैं ये आपको ई के फॉर्म में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आपकी स्टोर हो सकती हैं। डेसिमल के अंदर ये आपका रहेगा किसमें, 32 बिट, 8 बाइट और 4 बाइट, यानी कि 32 बिट और 64 बिट। न्यूमेरिक टाइप के, यानी कि ये वाले सारे के सारे जो पार्ट हैं ये आपके रहते हैं, जिसमें कि पहला वाला जो आपका बिट रहेगा वो रहेगा साइन वाला, यानी कि आप माइनस, उसमें माइनस या प्लस स्टोर करेंगे और बाकी की जो वैल्यू बिट्स बचेंगे उनमें आप वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे।
बुलियन देखिए सबसे छोटा अगर आप यूज करते हैं डेटा टाइप तो वो है आपका बुलियन। इसमें केवल और केवल एक बिट, यानी कि या तो आप इसमें 1 स्टोर करेंगे या तो आप इसमें 0 स्टोर करेंगे। केवल इतने छोटे से हमारी जो 1 बाइट होती है वो आपकी 8 बिट से लेकर के मिलकर के बनी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इतनी बड़ी होती है हमारी 1 बाइट। 2 बाइट अगर आप करेंगे तो ये इसका डबल कर लीजिए। तो सबसे छोटा डेटा टाइप अगर हमारे मेमोरी के हिसाब से हम बोलें तो वो होता है हमारा बुलियन। कैरेक्टर के अंदर ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 1 बाइट यूज में ली जाती है, पर जावा हमारा यूनिकोड पे वर्क करता है तो इसमें कैरेक्टर के अंदर हम 2 बाइट्स स्टोरेज लेते हैं, यानी कि 1 बाइट और 2 बाइट, यानी कि ये कितना हो गया आपके 16 बिट। इतनी जगह आपकी स्टोर की जाएगी कैरेक्टर के अंदर। अब हम यूनिकोड के अंदर क्यों करते हैं? यूनिकोड होता है आपका यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैरेक्टर एनकोडिंग। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास में वर्ड के जितनी भी रिटन लैंग्वेजेस है उनमें जो भी कैरेक्टर्स अगर आप कोई भी यूज कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज का कोई भी कैरेक्टर है वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो जावा में इतनी बड़ी फैसिलिटी मिलती है आपको कैरेक्टर के अंदर। ये जो आप वैल्यू यहां पर अभी देख पा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये आपका नल है और ये सबसे बड़ी वाली वैल्यू हो गई यहां पर, जो कि आप स्टोर कर सकते हैं कैरेक्टर के अंदर। इसके ऊपर भी हम जब लिटरल की बात करेंगे तो इसको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। अब आती है बारी डिफॉल्ट वैल्यू की। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? जब कभी भी हम इंस्टेंसेस बनाते हैं अपने क्लास के तो वहां पे जब वेरिएबल बनते हैं तो उनके अंदर आपकी कोई भी जो वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट एक सेव हो जाती है, यानी कि वहां पे कोई गार्बेज नहीं रहता है, वहां पे कोई वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाती है। बाय डिफॉल्ट जितने भी नंबर हैं उनमें आपको 0 मिल रहा है, बाय डिफॉल्ट बुलियन में आपको फॉल्स मिल रहा है, और बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर में आपको ये एक टाइप का नल, आप इसको अभी समझ लीजिए। इसमें आप कह सकते हैं कि ये आपका नल यहां पर स्टोर हो रहा है। हालांकि थोड़ा सा फर्क है, वो भी हम आगे देखेंगे इसके अंदर। डू एंड चेक इट योरसेल्फ। चलो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं डेटा टाइप को और वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम में कैसे हम यूज में ले सकते हैं प्रैक्टिकली। यहां पे मैं एक नई फाइल बना लेती हूं, वेरिएबल डेटा टाइप डॉट जावा। जब कभी भी हम यहां पर एक क्लास बनाएंगे तो हम यहां पर सबसे पहले जो कोड होता है वो हमारा मेन से स्टार्ट होता है, तो हम यहां पर पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लिख लेते हैं। VS कोड के अंदर पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लिखने के लिए PSVM अगर आप टाइप करते हैं और टैब टाइप कर देते हैं तो आपको सिंपली पब्लिक स्टैटिक वर्ड में इस तरह से लिखा हुआ दिखाई दे जाता है। तो सबसे पहले मैं देखती हूं कि वेरिएबल हम यहां पर कैसे बना सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हम लिख सकते हैं यहां पर इंट x इज इक्वल टू 100। ये मैंने यहां पर लिख दिया x इज इक्वल टू 100। ऐसे ही हम यहां पर लिख लेते हैं इंट y इज इक्वल टू 200, इंट z इज इक्वल टू मैं लिख देती हूं यहां पर x प्लस y। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करवा के देखना चाहूं तो सिस आउट SYSOUT लिखते ही आपको मिल जाएगा यहां पर सिस आउट, जिसको कि आप टैब की प्रेस करके पूरा यहां पर लिख सकते हैं। तो system.out.println इसके अंदर मैंने यहां पर लिख दिया z, और मैंने इसको प्रोग्राम को रन करवाने के लिए सिंपली F5 प्रेस कर दिया। इससे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बिल्ट होके रन हो जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे आपको वैल्यू मिल रही है 300, जो कि हमारे प्रोग्राम के हिसाब से 100 और 200 को ऐड करने पे z के अंदर स्टोर हो चुकी है। तो इस तरह से कितना सिंपल है, आपने देखा कि हम किसी भी वेरिएबल को यहां पर प्रिंट करवा सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि जो हमारे 8 प्रिमिटिव टाइप्स हैं उनको हम कैसे यूज में लेंगे। ये अभी आपने देखा इंटीजर के बारे में। अब हम इसी को क्या कर लेते हैं, फ्लोट बना लेते हैं। अगर मैं यहां पे लिख देती सभी को फ्लोट, और अगर मैं इसको रन करवाती
तो रन करवाने पे आप देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है 300.0। तो पहले जब हमने इसको इंटीजर के रूप में जब प्रिंट करवाया था तो आपको मिल रहा था 300, लेकिन जब हम यहाँ पर इसको फ्लोट के रूप में करवा रहे हैं तो आपको मिल रहा है 300.0। क्यों? क्योंकि फ्लोट हमेशा और हमेशा डेसिमल वैल्यू को स्टोर करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक और छोटी सी चीज मैं आपको बताती हूँ कि फ्लोट के अंदर हमें हमेशा f लिखना होता है। यहां पर आप इस तरह से f लिख करके सेव करेंगे। तो अभी तो हमने नहीं लिखा, तो फिर ये कैसे प्रोग्राम रन हुआ, आइए समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे f नहीं लिख रही हूं तो जावा क्या करता है, इसको मान के चल रहा है ये एक इंटीजर है और इंटीजर को फ्लोट के अंदर ये डाल सकता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लोट जो होता है वो आपका बड़ा होता है किससे, इंटीजर से। इसके जो मेमोरी लोकेशन होती है वो इंटीजर और फ्लोट की ऑलमोस्ट बराबर होती है, तो वो उसको आराम से स्टोर कर सकता है। अब अगर मैं यहां पे एक और वेरिएबल ले लेती, करेक्टर, CHAR, कैर, मैंने लिया CH। अगर आप कभी भी करेक्टर यूज में ले रहे हैं, तो आपको स्टोर करने के लिए CH इज इक्वल टू यहां पर हमेशा और हमेशा जैसे M स्टोर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा सिंगल कोट्स। और अगर आप स्ट्रिंग यूज में ले रहे हैं, स्ट्रिंग S इज इक्वल टू और आपने यहां पर दिया टेक ट्यूटर, तो ये आपको स्टोर करवाने के लिए लगाने पड़ेंगे हमेशा और हमेशा डबल कोट्स। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इंटीजर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पे मैं करेक्टर बना रही थी, यहां पे करेक्टर इज इक्वल टू CH इज इक्वल टू मैं लिख लेती हूं सिंगल कोट्स में हमने लिख लिया M। अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएं, यहां पे मैंने लिख दिया CH, तो ये क्या प्रिंट करेगा, F5 करके हम देख लेते हैं। यहां पे आपको मिल गया M। ऐसे ही अगर मैं स्ट्रिंग करवाना चाहती, स्ट्रिंग S इज इक्वल टू और अगर हम इसको यहां पे प्रिंट करवा लेते S, अगेन मैंने क्या कर दिया F5, तो यहां पे आपको मिल जाता है टेक ट्यूटर। तो हम यहां पे इस तरह से वेरिएबल बना सकते हैं और उनको हम यूज में ले सकते हैं, उनको हम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आगे छोटा सा पार्ट हम और देख लेते हैं कि स्ट्रिंग, करेक्टर और इनमें अगर इंटरचेंज करना हो, मतलब अगर हमें कोई वैल्यू फ्लोट की इंटीजर में डालनी हो या करेक्टर की कोई वैल्यू फ्लोट में डालनी हो या इंटीजर में डालनी हो, तो क्या ये पॉसिबल है? चलिए देखते हैं। एक छोटी सी चीज आप देखिए कि अगर मेरे पास में जो वेरिएबल का डेटा टाइप है उसके लिए मेमोरी इतनी स्टोर की जा रही है और अगर एक दूसरा वेरिएबल है जिसके लिए कि मेमोरी इतनी स्टोर की जा रही है, तो अगर आप इस वेरिएबल को इसमें डालना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये तो इतनी जगह में ही आ जाएगा। लेकिन क्या अगर मैं यहाँ पे जो वैल्यू है इतनी बड़ी उसको इसमें स्टोर करवाना चाहूं तो क्या वो स्टोर हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपके पास में 2 कमरे हैं, एक बड़ा कमरा है और एक छोटा कमरा है, तो इसका सामान अगर मेरे को यहाँ पे शिफ्ट करना हो तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर इसका यहाँ पे सामान शिफ्ट करना चाहूं तो क्या ये हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि छोटे वाली जगह से आप बड़ी वाली जगह पर वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। सेम होता है हमारे पास में जावा के डेटा टाइप्स में। अगर हमारी बिगर मेमोरी लोकेशन है और उसको हम छोटे में स्टोर करवाना चाहेंगे तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है, कुछ ना कुछ सामान जो है वो आपका इधर शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो ये जो चीज होती है ये जावा बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकता है। अगर आप इसके बाद में भी करना चाहते हैं तो हमारे पास में एक टर्म आती है टाइप कास्टिंग। तो ये टाइप कास्टिंग के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन उसमें आपका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो इसमें से ट्रंकेट हो जाएगा, पूरी की पूरी वैल्यू यहां पर आकर के स्टोर नहीं हो पाएगी।
लेकिन अगर हम किसी छोटी जगह से बड़ी वाली जगह पे वैल्यू डालना चाहें तो ये जावा में अपने आप से ही अलाउड है। यानी कि अगर मैं एक इंटीजर बनाती हूं जिसमें की वैल्यू आती है आपकी 105 इस टाइप की, और एक मैं बनाती हूं डबल जिसमें आपकी वैल्यू आती है 100.50, अगर मैं इस वैल्यू को यहां पे स्टोर करवाना चाहूं तो बिल्कुल ये डबल में स्टोर कर लेगा। ये क्या करेगा, इस वाली वैल्यू को जब यहां पे लेकर के आएगा तो 100.0 इस टाइप से ये सेव कर लेगा। लेकिन जब ये वाली वैल्यू यहां से हम इधर शिफ्ट करना चाहेंगे तो ये इसको अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अगर हम फोर्सफुली टाइप कास्टिंग के थ्रू ये काम करना चाहेंगे तो हमें ये 100 के रूप में यहाँ पे स्टोर करने देगा, यानी कि इतना पार्ट आपका यहां से ट्रंकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप कास्टिंग के ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगी। फिलहाल अभी हमें यहाँ पर ये समझना है कि डेटा टाइप्स के अंदर कन्वर्जन अगर हमें करना हो, चेंज करना हो, एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में डालना हो तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, इसको हम देख लेते हैं प्रोग्राम के अंदर भी। एक और छोटी सी चीज, अगर मैं लिखती हूं x प्लस वाई और अगर ये मेरे दोनों इंटीजर हैं तो ये आउटपुट मिलेगा आपको इंटीजर। अगर मेरे पास में x प्लस वाई ये अगर वैल्यू है डबल और इंटीजर तो मेरे को मिलेगा डबल। ऐसे ही अगर मेरे पास में x प्लस वाई एक करेक्टर है और एक आपका इंटीजर है तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं, इसको कोड करके देख लेते हैं। सिंपली यहां पर हमने फ्लोट और फ्लोट को ऐड किया था तो हमें यहां पे मिल गया था जेड को अगर मैंने प्रिंट करवाया था तो हमें यहां पे वैल्यू मिल गई थी 300.0। सेम पैटर्न में अगर मैं यहां पर सपोज फ्लोट की जगह एक करेक्टर ले लेती, अगर मैं यहां पर फ्लोट की जगह एक करेक्टर ले लेती और उसके अंदर मैं उसमें वैल्यू में डाल देती 100, इसको एक बार हटा देते हैं। ये मैंने करेक्टर ले लिया x इज इक्वल टू 100 और हम इसको क्या करवा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं x। तो ये क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा x करेक्टर टाइप का है। तो F5 पे जैसे ही मैं प्रेस करती हूं तो यहां पे देखिए आपको वैल्यू मिल रही है D। क्यों, क्योंकि 97 से लेकर के आपके क्या ABCD यहां पर स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही अगर यानी कि ये क्या हुआ, इंटरनली यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो गई आपकी, 100 की वैल्यू को इसने किस में कन्वर्ट करवा लिया, करेक्टर के अंदर कन्वर्ट करवा लिया। सेम वे में अगर मैं लिख लेती यहां पे फ्लोट और यहां पे मैंने लिख लिया y इज इक्वल टू मैं डाल देती हूं x, यानी कि 100 वाली जो वैल्यू है जो कि अभी करेक्टर में स्टोर है इसको मैंने इसमें डाल दिया और यहां पे मैं प्रिंट करवा लेती हूं y। तो क्या होगा, रन करवाते हैं प्रोग्राम, तो देखिए यहां पे आपको मिलेगा 100.0। क्यों, क्योंकि 100 जो वैल्यू थी वो पहले करेक्टर में जाकर के स्टोर हुई, फिर इसके बाद में यहाँ पे फ्लोट से ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई 100.0 के अंदर और आपको आउटपुट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 100.0। इस तरह से आपके इंटरनली टाइप कास्टिंग यहाँ पे चलती रहती है। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रख लें कि बूलियन को हम इस तरह से कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग क्या होती है, इसके लिए अलग से एक टाइप कास्टिंग की वीडियो में आप इसको समझ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपके सामने है। हमारे कोर्सेज से जुड़ने के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।